और आइए अब एक नजर हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्रालय ने लद्दाख में पैंगोंग झील क्षेत्रों में भारतीय सेना की वापसी को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया में चल रही तथ्यहीन और भ्रामक खबरों को खारिज करते हुए एक बयान जारी किया है। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में ये कहा है कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ हुए समझौते में भारत ने अपने किसी भी इलाके को नहीं छोड़ा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए ये कदम उठाया गया। मंत्रालय ने यह कहा है कि सरकार को अपनी सेना की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। सेना का यह बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चीन को जमीन देने के बयान के बाद आया। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के बयान को सेना का अपमान बताया है। और देश का पहला सीएनजी चालित ट्रैक्टर लॉन्च हो गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज दिल्ली में इसे लॉन्च किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जनरल वीके सिंह और कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला भी मौजूद रहे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सीएनजी किट मेक इन इंडिया के तहत बनाने की तैयारी है और कृषि में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरणों को भी बायो सीएनजी में कन्वर्ट करने की योजना है। सीएनजी ट्रैक्टर से प्रदूषण कम होगा, खर्च डीजल के मुकाबले कम आएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने सीएनजी ट्रैक्टर के लिए मानक तय कर दिए हैं। इसी मानक के अनुसार ट्रैक्टर बाजार में उपलब्ध होंगे। इससे खेती पर आने वाले खर्च को भी कम किया जा सकेगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में एक साथ चुनाव होंगे। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने यह जानकारी दी। 2 दिन के पुदुचेरी दौरे पर चुनाव आयोग की टीम ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग से विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एक ही चरण में कराने का आग्रह किया है। इस साल अप्रैल मई में पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। With an interaction with the political parties, it was a sustained interaction. 10 political parties, 2 entities met us, and the meeting lasted for a good 1.5 to 2 hours. After that, we had a meeting with their deputy commissioners, or what we call collectors in DMs. सुप्रीम कोर्ट ने झूठी खबरों के जरिए नफरत फैलाने वाले विज्ञापनों और सामग्री के साथ ही फर्जी खातों के जरिए भेजे जाने वाले भड़काऊ संदेशों के नियमन के लिए तंत्र बनाए जाने की मांग से जुड़ी याचिका पर केंद्र और ट्विटर इंडिया से जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने केंद्र और ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। याचिका में यह कहा गया है कि जानी मानी हस्तियों के नाम पर सैकड़ों फर्जी ट्विटर खाते और फेसबुक खाते हैं। याचिका में यह मांग की गई है सोशल नेटवर्किंग साइट पर नफरत फैलाने वाली सामग्री के नियमन के लिए तंत्र स्थापित किया जाए। पीठ ने कहा कि वो मामले में नोटिस जारी कर रही है और अन्य लंबित मामलों के साथ इस याचिका को जोड़ रही है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जातिवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए इन फर्जी खातों का इस्तेमाल किया जाता है जो देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाते हैं। उत्तराखंड में सुरंग में फंसे लोगों को निकालने का अभियान चौथे दिन भी जारी है और अब तक 36 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 168 लोग अब भी लापता हैं। और इसी बीच धौलीगंगा नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण बचाव कार्य को समय समय पर रोकना पड़ रहा है। वहीं रैणी गांव के ऊपर झील के निर्माण की जानकारी मिलने के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक टीम को रेकी के लिए भेजा गया है। देश में कोविड वैक्सीनेशन अभियान तेजी से जारी है। देश भर में अब तक 77.66 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। अब तक 58.9% यानी कि 58,65,000 से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाया जा चुका है, जबकि 21.2% यानी कि 19 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन लग चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 12 राज्यों में 70% से ज्यादा टारगेटेड लोगों को टीका लगाया जा चुका है। वहीं 8 राज्यों में 40% से कम वैक्सीनेशन हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आज 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,61,000 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया गया।
भारत में सक्रिय मामलों में तेजी से गिरावट जारी है। गुरुवार को दैनिक सक्रिय मामले 9,300 से के करीब रहे हैं, जबकि दैनिक स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 15,858 रही। इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या 1,36,000 से नीचे चली गई है। गुरुवार को 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया। वहीं रिकवरी दर की बात करें तो 97.32% के साथ ही वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रिकवरी में से एक है। अब तक कुल 1,05,79,000 से ज्यादा मरीज जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। भारत के औद्योगिक उत्पादन में दिसंबर में 1% की वृद्धि हुई है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि IIP के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2020 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उत्पादन 1.6% बढ़ा है। खनन उत्पादन में 4.8% की गिरावट आई है, जबकि बिजली उत्पादन में दिसंबर 2020 में 5.1% की वृद्धि हुई। पिछले साल मार्च में कोविड-19 महामारी के कारण औद्योगिक उत्पादन प्रभावित रहा था। नए साल के पहले महीने यानी कि जनवरी में आम लोगों को खुदरा महंगाई से काफी राहत मिली है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने खुदरा मुद्रास्फीति 4.06% पर रह गई। इन आंकड़ों के मुताबिक सब्जियों की कीमतों में गिरावट से मुख्य रूप से महंगाई में राहत मिली। दिसंबर 2020 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर 4.59% पर रही। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में खाद्य वस्तु की मुद्रास्फीति 1.89% रही। यह आंकड़ा दिसंबर के 3.41% के मुकाबले जनवरी में काफी नीचे आ गया। और तमिलनाडु में एक फैक्ट्री में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा कि तमिलनाडु के विरुधुनगर में जानमाल का नुकसान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर संवेदना जताते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि स्थानीय आपदा प्रबंधन और प्रशासन घायलों और प्रभावित परिवारों को हर संभव राहत सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। पीएमओ की ओर से ट्वीट कर आग में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन 13 फरवरी से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से होगी। मुगल गार्डन के अलावा आगंतुकों को राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में भी जाने की अनुमति दी जाएगी। दर्शकों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। दर्शकों का प्रवेश और निकास सिर्फ राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा। इसके अलावा लोगों को अपने साथ पानी की बोतल, ब्रीफकेस, हैंडबैग, लेडीज पर्स, कैमरा, रेडियो, छाता और खाद्य सामग्री भी साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।